रिसेंटली पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, जिसके बाद इंडिया की पूरी सोशल ऑडियंस दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई। एक वो लोग जो इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे थे और दूसरे वो लोग जो इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हालांकि पैट्रिक कॉलिजन, एलॉन मस्क, आनंद महिंद्रा, नारायण मूर्ति जैसे बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स ने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। अगर हम वर्ल्ड की टॉप ग्लोबल कंपनीज के सीईओs को देखेंगे तो उसमें से बहुत सारे लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, एडोबी के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और इससे पहले भी मास्टरकार्ड के अजय बग्गा, पेप्सिको के इंदिरा नुई और अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए ट्विटर के पराग अग्रवाल। अगर हम इन कंपनीज का ग्राफ देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये सीईओs इन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी साबित हुए हैं, क्योंकि इनके बनने के बाद ये कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रही हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा कि इंडियन ओरिजिन के लोग आखिर इन ग्लोबल कंपनीज के अच्छे सीईओs क्यों बनते हैं। दूसरा पार्ट होगा कि ये लोग आखिर अब्रॉड क्यों चले जाते हैं और जब इतने ही क्वालिफाइड है तो इंडिया में रहकर इंडियन कंपनीज के सीईओ क्यों नहीं बनते। और तीसरा पार्ट होगा उन सॉल्यूशंस के बारे में जिससे कि हम इंडिया के इस ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं। बिना किसी देरी के लेट्स गो। पहला पार्ट आता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग इन ग्लोबल कंपनीज के इतने अच्छे, इतने इफेक्टिव सीईओs क्यों बनते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और बड़े होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। यहाँ के लोगों को कॉम्पिटिशन शुरुआत से ही फेस करना पड़ता है। पढ़ाई में कंपटीशन, काम में कंपटीशन, जॉब में कंपटीशन, बिजनेस में कंपटीशन। ऐसा करते हुए यहाँ के लोगों की आदत हो जाती है कंपटीशन को फेस करने की। अब इन्हीं में से पढ़ लिख कर जो लोग फॉरेन जाते हैं या फॉरेन जाकर पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो वहीं पर ग्लोबल कंपनीज ज्वाइन कर लेते हैं और उनमें वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अगेन वो वहां पर कंपटीशन को फेस करते हैं, बट उससे डील करते हुए एट द एंड वो वहां के टॉप मैनेजमेंट में अपनी जगह बना लेते हैं। अब एक और चीज जो इसमें रोल प्ले करती है वो है इंडिया की जुगाड़ू मेंटेलिटी। इंडिया में एक से एक जुगाड़ू लोग आपको मिल जाएंगे जो कि कोई ना कोई स्मार्ट वे निकाल ही लेते हैं अपने काम को पूरा कराने के लिए। और ये जुगाड़ वाली मेंटेलिटी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल भी साबित होती है। अब ये कंपटीशन को फेस करने की आदत और जुगाड़ू मेंटेलिटी का डेडली कॉम्बिनेशन इंडिया के बहुत सारे लोगों में मिलता है, जो कि उन्हें ग्लोबल कंपनीज का इफेक्टिव सीईओ बनाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि आखिर इंडिया के ये टैलेंट बाहर क्यों चला जाता है, अब्रॉड क्यों चला जाता है। इंडिया में रह के ही इंडियन कंपनी से सीईओ क्यों नहीं बनते या अपना खुद का बिजनेस इंडिया में ही क्यों नहीं स्टार्ट करते। अब इसके मेन 3 रीजंस हैं। सबसे पहली चीज आती है इंडियन बिजनेस माइंडसेट। मैंने आपको जितनी भी लिस्ट दिखाई ये सभी कंपनीज यूएस में लिस्टेड है, बट अब ये ग्लोबल कंपनीज हैं। यूएस की मार्केट इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटी है और उस पूरी मार्केट को कैप्चर करने के बाद कंपनी और डाइवर्सिफाई और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए ग्लोबल मार्केट को रीच आउट करती है, अलग अलग कंट्रीज में अपने हब्स बनाती है और अपना काम स्टार्ट करती है। बट अगर हम इंडिया की मार्केट देखेंगे तो वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी है। इंडियन मार्केट को ही पूरी तरीके से कैप्चर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए ज्यादातर इंडियन कंपनीज इंडिया की पूरी मार्केट को कैप्चर करने में लगी रहती हैं, जो कि गलत नहीं है, बट हाँ ये भी एक रीजन है कि इंडिया में बहुत कम ग्लोबल कंपनीज हैं। सेकंड रीजन आता है फैमिली रन बिजनेसेस इन इंडिया। इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस, अदानी ग्रुप, जो भी ऐसी कंपनीज हैं, ये एक्चुअली फैमिली रन बिजनेसेस हैं, फैमिली बिजनेसेस हैं। और इसीलिए इसके सीईओs या तो बिजनेस ओनर या उनकी फैमिली का ही कोई होता है। इसीलिए इंडिया में प्रोफेशनली रन कंपनीज बहुत कम है, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज बहुत कम है। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से एक्चुअल टैलेंट सीईओ की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाता है। हालांकि टाटा, एचडीएफसी जैसी कुछ कंपनीज हैं जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड है, बट अभी भी कंपैरेटिवली उन कंपनीज की नंबर्स बहुत ज्यादा कम है इंडिया में। इसके बाद थर्ड रीजन आता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना वीक है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। यहां पर एकेडमिक एजुकेशन को आदमी की स्किल्स, उसकी कैपेबिलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अलावा अगर हम अंडर ग्रेजुएशन के कॉलेजेस की बात करें तो वो तो अच्छे हैं इंडिया में, बट अगर हम हायर स्टडीज के कॉलेजेस की बात करें तो उसमें कुछ गिने चुने ही कॉलेजेस अच्छे हैं।
और इसीलिए जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रेफर करते हैं फॉरेन से जाके हायर स्टडीज कंप्लीट करना। और फॉरेन में जब जाके वो पढ़ते हैं, अपना एमबीए और बाकी हायर स्टडीज को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो वहीं पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इसमें से वहीं सेटल हो जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए इंडिया में सक्सेस की डेफिनेशन भी यही होती है कि मेरा बेटा फॉरेन में जाके सेटल है, फॉरेन में काम कर रहा है, जो कि ब्रेन ड्रेन का एक बड़ा रीजन है। अब जब ये लोग फॉरेन जाके वहां की कंपनीज में वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वहां के ही सीईओज बनते हैं, उन्हीं ग्लोबल कंपनीज के सीईओज बनते हैं। अभी मैंने जितने भी लोगों के नाम आपको गिनाए थे वो सभी एक्चुअली इंडिया में ओरिजिनेटेड तो हैं, यानी इंडियन ओरिजिन के तो हैं, बट देखा जाए तो अब वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं और अमेरिका की कंपनीज को ही लीड कर रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये चीज बहुत ज्यादा गहराई तक जा चुकी है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब हम चलते हैं वीडियो के थर्ड एस्पेक्ट पे, जो कि है पॉजिटिव सॉल्यूशंस का। इसमें सबसे पहली चीज आती है इंकरेजमेंट टू स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स और बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में प्रमोट किया है। इसके रिजल्ट्स केवल कहने को नहीं बल्कि हमें दिखना भी स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर 2020 में 10 यूनिकॉर्न कंपनीज बनी थी, जो कि उससे पहले तक में सबसे ज्यादा था। बट अभी रिसेंटली इस साल 2021 में टोटल 40 कंपनीज यूनिकॉर्न बन चुकी हैं और स्टिल अभी एक महीना लेफ्ट है। तो रिजल्ट्स हमें दिखना स्टार्ट तो हो गए हैं, बस अब हमें उसी पाथ पर आगे बढ़ते जाना है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इसी तरीके से स्टार्टअप और बिजनेसेस को प्रमोट करते रहें, जिससे कि इंडिया की कंपनीज और ज्यादा एक्सपैंड करें और ग्लोबल कंपनीज बने। उसके बाद ऐसा यंग टैलेंट, इंडियन टैलेंट कंसिडर करेगा इंडियन कंपनीज को भी ज्वाइन करना। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अब उसके फ्लॉस को रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें स्किल्स पर फोकस किया गया है। अर्ली एज से ही स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इसकी प्लानिंग तो अच्छी हुई है बट एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। इस चीज का एग्जीक्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है और एजुकेशन पॉलिसीज के फ्लॉ को बदलते हुए स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देती है, जितनी अच्छी प्लानिंग करी है उतनी अच्छी तरीके से इस चीज को एग्जीक्यूट भी करती है, तो आने वाले 15-20 सालों में इंडिया को भी वर्ल्ड लीडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इंडियन टैलेंट को इंकरेजमेंट मिले। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी है देन आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो स्टार्टअप, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है। और अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखना चाहते हैं देन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए और हो जाइए अपग्रेड। एंड एट लास्ट, थैंक यू।